हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम सीखेंगे मेघाय कविता का 3rd and 4th स्टेंजा एंड दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ दिस पोएम। 2 पार्ट्स ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड एंड यह कविता लिखी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। इस कविता में कवि ने बादलों के सौंदर्य, बादलों के आने से प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों और लोगों के उत्साह और हर्ष का वर्णन किया है कि किस तरह से जब भीषण गर्मी के बाद बादल आकाश में घिर आते हैं तो लोग प्रसन्नता और खुशी से झूम उठते हैं और प्रकृति में नए नए परिवर्तन भी हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इन सभी परिवर्तनों का बड़ा ही सूक्ष्म और सुंदर ढंग से कवि ने वर्णन किया है। माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट विल रिकैप लास्ट पार्ट। तो लेट्स बिगिन इट। अब तक हमने पहले और दूसरे भाग में समझा कि बादल बहुत ही सज संवर कर आए हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कोई शहरी दामाद गांव में सज संवर कर आता है। बादल आकाश में घिर आए हैं और लोगों के मन में खुशी और उल्लास की लहर दौड़ गई है। सभी लोग अपने घरों से खिड़कियां और दरवाजे खोलकर बादलों का आनंद लेने और मौसम का आनंद लेने निकल आए हैं। ये बिल्कुल वैसे ही दृश्य है जैसे कोई शहरी दामाद आए तो लोग अपने दरवाजों और खिड़कियों को खोलकर घरों से झांकने लगते हैं ताकि वो उस शहरी मेहमान को देख सकें। अब जब बादल आते हैं तो हवा तेज चलने लगती है। जब हवा तेज चलती है तो पेड़ों की चोटियाँ, उनकी डालियाँ हिलने लगती हैं और झुकने लगती हैं, जिन्हें देखकर कवि को लगता है कि ये सभी लोग हैं जो शहरी मेहमान को देखने के लिए अपनी छतों से उचक रहे हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक पंक्ति में कवि ने लगभग मानवीकरण अलंकार का ही प्रयोग किया है और बादलों की तुलना यहाँ पर किसी शहरी दामाद से की है। यहाँ पर हवा जो है कवि को एक नवयुक्ति लगती है जो बहुत ही चंचल है और बादलों के स्वागत में उसके आगे आगे नाचती हुई चल रही है। पेड़ भी झुककर उसका स्वागत कर रहे हैं और सभी बहुत प्रसन्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। बूढ़े पीपल ने बढ़कर आगे जुहार की, बरस बाद सुध लीनी। अर्थात जब कोई शहरी दामाद आता है तो घर के बड़े बुजुर्ग जाकर उससे हाल पूछते हैं, उससे नमस्ते करते हैं, राम जुहार करते हैं और ऐसा कहते हैं कि बड़े दिनों के बाद याद आई। बरस बाद अर्थात वर्षों के बाद, पूरे 1 साल के बाद सुध लीनी। सुधि का मतलब याद किया, परवाह की। तो यहाँ पर जो बूढ़ा पीपल है, पीपल को बूढ़ा इसलिए कहा गया है क्योंकि पीपल का वृक्ष सबसे उम्र दराज होता है। वह सबसे ज़्यादा दिनों तक चलने वाला वृक्ष होता है और सबसे विशाल होता है, गांव को छाया देने वाला होता है। तो सबसे पुराना वृक्ष ही गांव में पीपल होता है। तो इस तरह से उसे बूढ़े की संज्ञा दी गई है। कवि ने कहा कि वो घर का बुजुर्ग है, वो गांव में बुजुर्ग है। और जब हवा चलती है, बादल आते हैं तो सारे वृक्षों के साथ साथ पीपल की पत्तियां भी हिलने लगती हैं। तो इस तरह से कवि पीपल को बूढ़ा कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं कि जिस तरह से गांव के बुजुर्ग आकर शहरी दामाद का हाल पूछते हैं, उससे कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद याद आई, वैसे ही लगता है कि बादलों के आने पर पीपल भी अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। ओके। बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की। अब इस पंक्ति में कवि ने लता अर्थात बेल, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, बेलें जो फैलती हैं वृक्षों पर, तो कवि ने यहाँ पे लता को नायिका माना है। लता के लिए जो मेघ है उसके प्रेमी की तरह है, उसके पति की तरह है, जो उसे छोड़कर कहीं चला गया था। अब पूरे 1 साल के बाद वह वापस आया है। इतने दिनों में लता जो थी उसे भ्रम हो गया था, उसे लगा था कि अब उसका प्रेमी बादल कभी वापस नहीं आएगा, किंतु अचानक बादल आ गया है। अब यहाँ पे भाव एक ये भी उठता है कि जब काफ़ी दिनों तक बारिश नहीं होती, बादल नहीं दिखते आकाश में, तो पेड़ पौधे लताएं सब मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं।
किंतु जैसे ही बादल घिरते हैं, जैसे ही बारिश होती है, सभी हरे भरे हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण कवि ने फिर से किया है। उसने लता अर्थात बेल को नायिका मान लिया है। उसके अनुसार लता नायिका है जो अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही है। ओके, तो जो अब बादल आ गया है। जब बादल आता है गांव में, अर्थात वो शहरी दामाद के रूप में जब आया है, तो लता, जैसे कि गांव में होता है, जो लड़कियां होती हैं, जो नवविवाहिताएं होती हैं, वो घर में बड़ों से लाज के कारण अपने पति के सम्मुख नहीं आती हैं। दरवाजे की ओट से, दरवाजे के पीछे खड़े होकर उसे देखती हैं और जैसे कुछ उससे कहना चाहती हैं लेकिन कह नहीं पाती। तो वैसे ही लता भी अकुलाई अर्थात व्याकुल थी, परेशान थी, बेचैन थी कि पता नहीं उसका प्रेमी, उसका पति आएगा कि नहीं आएगा। और अब उसने जबकि बादल को देख लिया है तो वो उसे चुपके चुपके दरवाजे के पीछे से देख रही है। हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो कवि कहता है कि यहाँ पर जो ताल है, तालाब, वो एक सेवक के रूप में उसने उसका मानवीकरण किया है और शहरी दामाद के आने पर वह उसके स्वागत के लिए परात में जल भर कर ले आया है ताकि उसके पैर धुलकर उसका स्वागत कर सके। अब यहाँ पर एक दृश्य है, जब बादल आते हैं, बारिश होती है, तो गांव के सारे तालाब भर जाते हैं। तालाब गोल आकार के कारण परात की तरह प्रतीत होते हैं। इसीलिए कवि ने कहा है कि हर साया ताल, अर्थात तालाब भी प्रसन्न हो गए हैं, वह भी आनंदित हो गए हैं और परात की तरह अर्थात परात में जल भर कर ले आए हैं और मेहमान का स्वागत कर रहे हैं। बादल कैसे आए हैं? बादल सज संवर कर आए हैं, जैसे कोई शहरी दामाद गांव में बन-ठन कर आता है। ओके, सो नेक्स्ट। क्षितिज अटारी गहराई, दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने लता की मनोभावों का चित्रण किया है। किस तरह से लता जो एक नायिका है, वह अपने पति अर्थात अपने मेघ रूपी प्रेमी से कहती है कि मेरा जो भ्रम था वो टूट गया है। मुझे भ्रम था कि अब शायद आप नहीं आएंगे, तो मुझे भूल गए हो, किंतु तुम्हारे आ जाने से मेरे मन का वो भ्रम टूट गया है और मेरे हृदय में भावनाओं की बिजली कौंध उठी है। अर्थात यहाँ पे क्षितिज आसमान को कहते हैं। क्षितिज को अटारी का प्रतीक माना गया है। यहाँ पे रूपक अलंकार है, बिना तुलनावाचक शब्द प्रयोग किए हुए यहाँ पर तुलना की गई है, तो क्षितिज को अटारी कहा गया है। अटारी अर्थात छत, अट्टालिका। और तो छत जो आसमान है वो ऊंचाई पर है ना, तो इसलिए उसे अटारी से उसको कंपेयर किया गया है। तो क्षितिज रूपी जो अटारी है, आसमान रूपी जो अटारी है, वो गहरा गई है। गहराने का अर्थ है उसमें बादल घिर आए हैं और जब बादल घिरते हैं तो आसमान में अंधेरा छा जाता है, गहरा काला हो जाता है ना। तो इसलिए आसमान गहरा हो गया है क्योंकि बादल घिर आए हैं और उसमें बिजली भी कौंधने लगी है। यह दृश्य लता के हृदय की तरह है। लता का हृदय भी उसके हृदय में बिजली कौंधने लगी है क्योंकि अब उसका पति जो प्रेमी है उसके सामने है, तो वह बहुत ही उत्तेजित है और उसके मन में बिजली कौंध रही है, अर्थात उसके मन में भावनाएं उमड़ रही हैं। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। अब जो लता है वो कह रही है कि मेरा सब्र का जो बांध था वो टूट गया है। तुम्हारे ना आने से मैंने जो सब्र का बांध रखा था अब वह टूट गया है। अब हमारा मिलन हो गया है और दोनों के मिलने से दोनों की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगते हैं। अब यही दृश्य कुछ वैसा है जब बादल आकाश में छाते हैं और बादल दामिनी दम की, अर्थात दामिनी मीन्स होता है बिजली। तो जब बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं तो वहाँ पर जो बादल रूपी पोटली थी उनकी गांठें खुल जाती हैं और बारिश की बूंदें पृथ्वी पर गिरने लगती हैं और यहाँ जो पृथ्वी पर लता है वो हरी भरी हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है।
तो यहाँ पे दोनों का कितना वास्तविक वर्णन किया, दोनों में इतनी समानता है। जब लता रूपी नायिका अपने प्रेमी अर्थात बादल से मिलती है तब उसके हृदय की स्थिति कुछ ऐसी ही होती है। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे होते हैं, हृदय में बिजली कौंध रही होती है, अर्थात उसका हृदय ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है। अतः दोनों ही दृश्यों में काफ़ी समानता के कारण कवि ने दोनों का यहाँ पर चित्रण किया है, अर्थात एक दूसरे का प्रतीक माना है। तो अंत में कवि कहता है कि बादल बड़े सज संवर कर आए हैं, जैसे कोई शहरी दामाद गांव में बंठन कर आता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दीज लाइन्स। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। इसमें बादलों के आने से मनुष्यों के मनोभावों का, पेड़ पौधों लताओं के मनोभावों का कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और इस कविता में मानवीकरण अलंकार की प्रधानता है। इसके साथ ही इसमें रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी सुंदर चित्रण किया गया है। नाउ लुक एट द स्लाइड. Some word meanings are there, important facts about the poem, and question answers for practice. So complete your work. Next time we'll come here with new topic. Till that time, be happy, be healthy. Have a good day. Thank you.